अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। सो सेल के अंदर हमारे पास जितनी भी लिविंग सेल्स मौजूद हैं, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी। और इन सब को एनर्जी कहते हैं जो सेल में जो इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी है? एटीपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, इट इज़ द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल with accompanying synthesis of ATP। जहाँ जहाँ हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, एट द सेम टाइम एटीपी की भी अगर सिंथेसिस हो रही है, तो वो हमारे पास क्या प्रोसेस कहलाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये हमारे पास क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन है विच थोड़ी सिंप्लीफाइड होकर दिखाई हुई कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को जो पूरा दिखा रही है क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर, तो हमारे पास 673 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और एक और चीज़ ये हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास एटीपी जनरेट होता है, उसके अंदर एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है जिसमें से हमारे पास एडीपी बनता है। एटीपी हमारे पास क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वाइल एट दिस ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास एडीपी जो है वो है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी जो होती है हमारे पास, ये एक एंजाइम से कैटलाइज होती है विच इज कॉल्ड एटीपीएस। और जब ये हाइड्रोलिसिस होती है हमारे पास एटीपी की, टू प्रोड्यूस एन एडीपी, हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नाउ। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? इसको पता करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट रेस्पिरेशन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? सिंपल केमिस्ट्री जो हमें समझाती है वो ये है कि दैट एनी रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हो क्या रहा है? हमारे पास ये होता है कि ग्लूकोज gets converted into carbon dioxide. In order to do so, हमारे पास ग्लूकोज loses hydrogen. On the other hand, हमारे पास at the same time क्या हो रहा है? मोलेकुलर ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास सेल के अंदर, वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर। और वो किस तरह हो रहा है? इट इज़ गेनिंग हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो हाइड्रोजन हमारे पास इट कंटेन्स one electron and one proton. Thus, what we can say is that redox reaction basically हमारे पास, it is the any reaction in which the movement of electrons takes place from one molecule to another. So basically इसको अगर हम देखा जाए, respiration में क्या हो रही है? Glucose, it gets oxidized and oxygen, it gets reduced. जहाँ oxidize हो रहा है, it means क्या होता है हमारे पास? Loss of electrons. On the contrary, हमारे पास जहाँ reduction हो रही है, ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है? इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, इट कॉजेस रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है हमारे पास सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, हमारे पास क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। using the energy using the energy that is released by redox reactions in the synthesis of ATP is called oxidative phosphorylation. तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। हमारे पास जो सेल जो होता है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसमें दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस टेक प्लेस करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन हमारे पास है एरोबिक, और नंबर टू हमारे पास है एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक क्या हो रहा है? तो बेसिकली वो रेस्पिरेशन जो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक प्लेस करेगी, वो कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन हमारे पास ऑक्सीजन के एब्सेंस में टेक प्लेस करती है, वो होती है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। मीनवाइल हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगी, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज जो रिलीज जो हो रही है, ये क्यों हम लोग कह रहे हैं कि देखिए यार इसके अंदर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है बनस्बत एरोबिक रेस्पिरेशन में? वो ये है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में सारी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो मौजूद होती है ग्लूकोज के अंदर, वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइल अल्कोहल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, और या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास जो फॉर्म होता है, वो क्या कहते हैं हमारे पास उस वक्त फॉर्म होता है जब क्या कहते हैं हमारे पास क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस करेगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? आई उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म हम लोग बहुत पहले भी सुन चुके होंगे बहुत बार, मगर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि टेक्निकल वर्ड्स में इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली fermentation is the alternative term used for anaerobic respiration। और fermentation हमारे पास दो किस्म की होती हैं। We have alcoholic fermentation and we got lactic acid fermentation। इन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है कि एंड प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है फ्रॉम ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम लोग बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? उसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन रहा है फ्रॉम ग्लूकोज। वाइल ऑन द अदर हैंड हमारे पास लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम ग्लूकोज। उसकी कुछ फर्मेंटेशन के ज़रिए कुछ इकोनॉमिक यूजेस के अंदर भी इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? दैट आर ब्रूइंग एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। डेयरी के अंदर तो हम लोग घर के अंदर भी थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर बेकिंग के दौरान। सो नाउ हमारे पास ब्रूइंग में कहते कहाँ पे काम आ रही है? प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर। ये जो बनती हैं हमारे पास फ्रूट्स को फर्मेंट करके बनाई जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो ब्रेड जो बनाई जाती है, उसके अंदर जो यीस्ट जो इस्तेमाल करते हैं टू टू मेक द डो राइस, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फर्मेंटेशन के ज़रिए इस्तेमाल की जा रही है। चीज़ेस के अंदर और योगर्ट्स के अंदर इनके अंदर हल्का सा कहते हैं सावर फ्लेवर डालना होता है। और वो किस तरह डाला जाता है? हमारे पास एसिटिक एसिड जो मौजूद होता है, एसिटिक एंड लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रोड्यूस करी जाती हैं। और ये चीज़ के और योगर्ट्स के अंदर अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ डालते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 3 मेन स्टेजेस, ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए उसको पढ़ना। तो कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं हमारे पास? नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 Krebs cycle, and number 3 electron transport chain। Now let's talk about glycolysis। glycolysis में बेसिकली समराइज करके अगर हम देखें तो ये होता है कि हमारे पास ग्लूकोज बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू पायरुविक एसिड। ना ग्लूकोज हमारे पास वन मॉलिक्यूल होता है, और पायरुविक एसिड जो होता है हमारे पास, उसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ऑल्सो ग्लूकोज जो है हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑन द अदर हैंड पायरुविक एसिड जो है हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो बेसिकली अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस है क्या। सो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ग्लूकोज को सबसे पहले फॉस्फोरिलेट करा जाता है, यानी इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप का इजाफा किया जा रहा है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के।
क्यों करा जा रहा है? क्योंकि ग्लूकोज असल में रिलेटिवली एक स्टेबल कंपाउंड है, और सेल के अंदर स्टेबल कंपाउंड्स रिएक्टिव नहीं होते। टू मेक इट मोर रिएक्टिव हम उसको अनस्टेबल करते हैं। अनस्टेबल किस तरह करा जाता है? बाय एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप टू इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? फॉस्फोरिलेशन। अब फॉस्फोरिलेशन जब हम करते हैं, इसमें होता यह है कि एटीपी इस्तेमाल होगा और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी, जो हमने पहले डिस्कस करा था। दिस इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, while दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फोरिलेशन जहाँ पे होगी, एटीपी इस्तेमाल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। सो जब हमारे पास फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एक आइसोमर बन जाता है, आइसोमर बन जाएगा। आइसोमराइजेशन एक होती है जिसके लिए भी ख़ास एंजाइम मौजूद होता है, मगर उसका नाम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके ज़रिए क्या हो गया, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर हमारे पास फिर से फॉस्फोरिलेशन होती है, और इस फॉस्फोरिलेशन के साथ इस बार हमारे पास क्या हुआ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, यानी इसके अंदर दो फॉस्फेट ग्रुप्स अब मौजूद हैं। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो है ये स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं इंटू टू मॉलिक्यूल्स। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एक तो हाँ है हमारे पास फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जिसको हम PgAl के तौर पे लिख सकते हैं। और नंबर टू जो हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल जो बना गया है वो कौन सा है? इट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम लिख सकते हैं DHAP। अब फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है, इसकी डीहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस करती है। अब इसके अंदर डीहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस करेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? दो हाइड्रोजन एटम्स लूज हो गए। डीहाइड्रोजनेशन हमारे पास किस की वजह से पॉसिबल हो रहा है? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डीहाइड्रोजनेज। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं बिकॉज ऑफ डीहाइड्रोजनेज की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर चले जाते हैं? इनटू अ कोएंजाइम कॉल्ड निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको इन शॉर्ट हम NAD लिखते हैं। सेकेंडली, अब फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में डिहाइड्रोजनेशन हो गई। अब डिहाइड्रोजनेशन जब हो गई हमारे पास, तो क्या फॉर्म हुआ? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, विच इज कॉल्ड, जिसको हम लिख सकते हैं PGA। नाउ PGA क्या करता है? इसके ये कितने फॉस्फेट ग्रुप को पिक कर लेगा और उसके साथ अटैच हो जाता है। और ये कहाँ से आया ये फॉस्फेट ग्रुप? ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। एक फॉस्फेट ग्रुप फ्रीली मौजूद होते हैं हमारे पास सेल के अंदर। सेकेंडली, अब हमारे पास मूविंग ऑन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया बाय फॉस्फेट ग्रुप की पिकअप होने से किस चीज़ में? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, DGPA जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। और अब इसके अंदर भी फिर से एक और फॉस्फेट ग्रुप लूज होगा इस बार में। अगर अब इसमें क्या हुआ, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लूज हुआ तो हमारे पास क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA। नाउ 3 PGA, इसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे पास हुआ क्या? इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप की ना पोजीशन चेंज हो गई। कैसे हो गई? एक इसके अंदर भी एक ख़ास एंजाइम मौजूद होता है, उसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। अब 3 फॉस्फेट को वो चेंज कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो पोजीशन इसने चेंज कर दी फॉस्फेट ग्रुप की फ्रॉम 3 टू कार्बन नंबर 2। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है हमारे पास फाइनली कहते कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड।
और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है, जिसको PEPA लिखा जाता है, इसको ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में अपना फॉस्फेट ग्रुप को लूज करके। ये किस तरह होता है, इसके अंदर बेसिकली अपना फॉस्फेट ग्रुप को ये भेज देगा ताकि वो ADP से इस बार कन्वर्ट हो जाए इनटू ATP, राइट। सो ATP का अगर हम अब थोड़ा सा बैलेंस करके देखते हैं, हमें ये पता चल रहा है कि ATP इन ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के अंदर 4 ATP बने। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है? इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें 4 हमारे पास बने, और इनिशिएट करने के लिए इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को हमारे पास 2 ATP इस्तेमाल किए गए। तो हमारे पास नेट गेन ATP का जो था ग्लाइकोलिसिस में, वो कितना हुआ? 2 ATPs का। ये हमारे पास बेसिकली कितने एक केमिकल रिएक्शन पूरा दिखा रहा है, इक्वेशन दिखा रही है वर्ड्स के अंदर रिटर्न हुई हुई कि क्या क्या हमारे पास बना था इन ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म हुए। 2 ADP के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए हमारे पास इनटू 2 ATP मॉलिक्यूल्स, और 2 NAD मॉलिक्यूल जो थे, इन्होंने हाइड्रोजन एटम्स को, इन्होंने 4 हाइड्रोजन एटम्स को गेन करा टू फॉर्म 2 NADH। और ये हमारे पास कौन सा है? प्रोटॉन है। और जो पायरुविक एसिड जो एंड में हमारे पास जो फॉर्म हो जाता है, अब इसका होती है एक फेट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पायरुविक एसिड जो है, ये 3 मेजर पाथवेज के अंदर मूव कर सकता है, डिपेंडिंग कि सेल को करना क्या है। फर्स्टली हमारे पास डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगर एरोबिक है, अगर ऑक्सीजन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगी। एनारोबिक में हमारे पास कौन कौन से थे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एरोबिक में क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो और वाटर बनता है, और ये क्रेब्स साइकिल्स के ज़रिए बना जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।